हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एनसीएल स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आपके अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था लेडी हार्डिंग का नर्सिंग ट्यूटर का पेपर, तो वही पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ एमसीक्यू और कुछ टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लगे, इसीलिए आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए 2-year-old चाइल्ड हैज बीन रिपोर्टेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द हिस्ट्री ऑफ लूज स्टूल वॉमिटिंग फॉर एटलीस्ट 2 days. On examination, the child has abdominal distension and absent bowel sound. Child is suspected to have hyponatremia, hypernatremia, हाइपोकैलेमिया या हाइपरकैलेमिया। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? एब्सेंट बॉवल साउंड है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो ये किसके साइन होते हैं? यस, एवरीवन आंसर करिएगा। तो देखिए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, पैरालाइटिक इलियस, उसके अलावा यहाँ पे एब्सेंट बॉवल साउंड होता है, उसके अदर फटीग, मसल वीकनेस वगैरह, ये सारी चीजें जो होती है वो तब होती है जब पोटेशियम की कमी हो जाती है, यानी कि और कार्डियक प्रॉब्लम भी होती है, वाइटल साइन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह भी होता है। तो ये कंडीशन कब होती है? जब एक्सेसिव डायरिया, वॉमिटिंग अगर बच्चे में होता है तो इसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो पोटेशियम की कमी की वजह से, यानी कि हाइपोकैलेमिया जब होता है, 3.5 से कम हो जाता है जब पोटेशियम, तो ऐसी कंडीशन ये सारी चीजें देखने को मिलती है। बाकी हाइपोनेट्रीमिया नहीं, हाइपर में भी नहीं, हाइपो नहीं, यहाँ सॉरी हाइपर नहीं, यहाँ पे हाइपोकैलेमिया होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। क्यों? पेशेंट तो बच्चा है, लूज स्टूल हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी होगा। तो डिहाइड्रेशन को मैनेज करना जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मैनेज करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। फ्लूइड देना है, ओरली देना है, आईवी से दो। उसके अलावा आपको ओआरएस सॉल्यूशन दे सकते हो, बच्चे को डायरिया हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, 2-month-old बेबी हु इज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्टफीड is brought to the pediatric outpatient department. The pediatrician advised vitamin D supplement, the daily recommended dose of vitamin D for an exclusive breastfeeding. एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है बच्चा, ठीक है, 2 महीने का बच्चा, ऑफकोर्स 6 month तक बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन विटामिन डी ब्रेस्ट फीडिंग में, ब्रेस्ट मिल्क में कम होता है। इसीलिए एट द टाइम ऑफ बर्थ से लगाकर ही हमें बच्चे को जो है वो विटामिन डी जो है वो डोज देना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो आपके बोन के लिए, टीथ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो विटामिन डी बच्चे को देना चाहिए। डी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहे। नेक्स्ट है, ए मदर अलॉन्ग विद 2-year-old चाइल्ड हैज रिपोर्टेड टू द इम्यूनाइजेशन रूम। द मदर इंक्वायरी अबाउट अ वैक्सीन दैट इज गिवन थ्रू द इंट्रानेजल रूट। योर रिप्लाई शुड बी, इंट्रानेजल रूट से बच्चे को कौन सी वैक्सीन जो है वो दी जाती है? सिंपल सा पूछा गया है, तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा? चलिए, तो देखिए, रोटा वायरस वैक्सीन ओरली दी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट डायरिया वगैरह के लिए देते हैं। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी पोलियो के लिए देते हैं। वेरिसोला जोस्टर जो वैक्सीन होता है वो आपके चिकन पॉक्स के लिए देते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरल जो होती है वैक्सीन जो होती है वो इंट्रानेजल दी जाती है। किसे देते हैं? इंट्रानेजल। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर, यहाँ इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रेबीज? रेबीज रेहेब्डोवायरस, रेहेब्डोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ये रेहेब्डोवायरस होता है, रेहेब्डोविरिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और जो रेबीज होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर इसमें 3 स्टेजेस में इसके ट्रीटमेंट को हम डिवाइड करते हैं। तो पहली स्टेज जो होती है जिसके अंदर आपको सिर्फ टच किया है, टच द डॉग, स्पेशली डॉग में होता है डॉग लार्वा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, इमीडिएटली सॉप और वाटर से कंटिन्यू 15 मिनट के लिए उसको वॉश कर लेना है बहुत अच्छे से। दूसरी चीज होती है, अगर डॉग ने जो है वो स्क्रैच किया है, क्या किया है? स्क्रैच किया है। तो स्क्रैच किया है तो आपको जो है वो यहाँ पे वॉश तो करना ही है, ठीक है, वॉश करिएगा। उसके बाद में आपको रेबीज की वैक्सीन लगानी है। क्या लगाएंगे? रेबीज की वैक्सीन लगाते हैं। तीसरी चीज है, यहाँ पे उसने आपको बाइट किया है, बाइट करने के बाद में ब्लड वगैरह आ गया है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वॉश तो करना ही है।
प्लस रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना पड़ता है। याद रखिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन किसका? रेबीज का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना। अगर डॉग ने आपको स्क्रैच किया है और ब्लड निकल आया है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगाया तो ये रेबीज जो है वो बहुत ही डेंजरियस होता है। धीरे धीरे ये एनसेफेलाइटिस करता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आते हैं और इस तरीके से बच्चे में और भी वर्सन सिचुएशन आ जाती है, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो। तो रेबीज में ये ट्रीटमेंट याद रखिए, अगर डॉग ने सिर्फ टच किया है, किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं है, स्पेशली डॉग से होता है, इसलिए मैं डॉग का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो क्या होता है कि लार्वा सिर्फ टच किया है तो आपको 15 मिनट के लिए उसको वॉश करना है। सोप से वॉश करेंगे, पानी से वॉश करेंगे। उसके बाद में अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच लगा है तो रेबीज की वैक्सीन लगानी है, प्लस वॉश भी करना है। तीसरी चीज, अगर ब्लड निकल के आ गया है तो आपको रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये रेबीज ठीक होगा। फिर आपको लगेगा कि ये रेबीज वैक्सीन ली थी फिर भी कैसे हो गया, इसका रीजन यही होता है, इसीलिए इम्यूनोग्लोबुलिन लेना इंपॉर्टेंट है। और लीसा वायरस होता है इसका, रेबीज का जो एजेंट होता है लीसा वायरस होता है रेहब्डोविरिडी। रेहब्डोविरिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है, रेहब्डो वायरस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ केयर इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो यूनिट ऑफ केयर कौन सा होता है, आंसर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इजी आंसर। चलिए आंसर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ केयर कौन सा होता है, तो फैमिली इटसेल्फ, ठीक है। कम्युनिटी में मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या होती है? फैमिली होती है। उसका हेल्थ, उसका एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर कैसा है, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, आपको पता है। तो फैमिली में, क्योंकि सारे मेंबर्स जो होते हैं वो फैमिली में ही होते हैं, तो यहाँ पे फैमिली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन एनसीडी क्लिनिक ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर ए मेल पेशेंट विथ हाइपरटेंसिव कम फॉर फॉलो अप, हिज हाइट 175 सेंटीमीटर। हाइट है, यहाँ पे लिख रही हूँ 175 सेंटीमीटर। बीएमआई इसका है 82 केजी, सॉरी इसका वेट जो है वो कितना है, 82 केजी है। हाइट जो है वो यहाँ पे 175 केजी। अब इसका बीएमआई कितना होगा ये याद करना है आपको। तो बीएमआई कितना होगा जल्दी से पता कीजिए, बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है, एवरीवन आंसर करिएगा। आपको बीएमआई का फॉर्मूला, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, वेट इन केजी अपन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है, वेट इन केजी अपन हाइट स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बीएमआई का, और यही चीज आपको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। तो आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है, तो 82 कितना है, वेट है, कितना है 82 वेट है। उसको आपको जो है वो भाग लगाना है इसका किसके अंदर, 1.72, ठीक है ना। 1.75 है, 72 नहीं है, 75 है। आप लोग ध्यान से इसका निकालिएगा, कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो 82 इसका वेट है, इसको बाय 100 अगर हम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा, 82 करेंगे 1.75 का होल स्क्वायर हम करेंगे। अब 82 का यहाँ पे होल स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, 1.72 का होल स्क्वायर जब निकाला जाता है तब आंसर आता है 3.625 समथिंग जो है वो यहाँ पे आंसर आएगा। अब यहाँ पे इसको 82 में इसका 3.062 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आंसर कितना होता है, 26.8। कितना आएगा, 26.8 यहाँ पे आंसर आएगा केजी मीटर स्क्वायर। 28.6 केजी इन मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। यहाँ पे 26 यहाँ पे आंसर आने वाला है 26.8 केजी, ठीक है। इसका मतलब ये पेशेंट ओवरवेट है, ठीक है। कल ही हमने पढ़ा था कि 18.5 से लगा के अगर 25.4 अगर है तो ये नॉर्मल बीएमआई होता है एक हेल्दी पर्सन का। इससे कम है इसका मतलब अंडरवेट है, इससे ज्यादा अगर होता है 26 है तो ओवरवेट है, 30 से ज्यादा है तो ओबेसिटी, ठीक है ना। ये कल ही हमने पढ़ा था, एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोर्स एंड टेस्ट सीरीज 20 टेस्ट अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, जाके आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच्ड, डिजीज और एजेंट दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इधर से चलते हैं, लीसा वायरस,
रेबीज अभी हमने पढ़ा, रेब्डोविरिडी फैमिली, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बिल्कुल मलेरिया को कॉज करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आपको पता है, प्लाज्मोडियम ओवेल फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रूबियोला, मीजल्स, बिल्कुल रूबियोला जो वायरस होता है मीजल्स फैलाता है, लेकिन वेरिसोला जोस्टर मम्स नहीं, मम्स तो मम्स वायरस फैलाता है और वेरिसोला जोस्टर चिकन पॉक्स को। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ये है, तो ये हमारा गलत मैच। नेक्स्ट, द IT application निक्षय make it possible for grassroots level of healthcare provider to track every patient of which disease। कौन सी डिजीज के लिए ये निक्षय जो है वो कीट आपने सुना होगा ये होती है, ये आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा, निक्षय एवरीवन। तो देखिए ये एक वेब बनाया गया है, वेबसाइट बनाया गया है किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। इसमें टीबी वाले जो भी पेशेंट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका नाम होता है, ये सारा प्रोसेस इसके अंदर होता है। तो ये टीबी के लिए होता है, मलेरिया के लिए, लेप्रोसी के लिए नहीं, HIV एड्स के लिए भी। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, HDI। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में कौन कौन से कंपोनेंट जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, ये पूछा गया है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा इनमें से एवरीवन। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स जो होती है ओवरऑल पेशेंट के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल पर्सन के डेवलपमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी होती है, तो देखिए यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इसके अंदर होता है, तो ये हमारा 1 नंबर यहाँ पे रहेगा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यहाँ पर नहीं होगा। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इसके अंदर होता है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो सारी चीजें इसके अंदर आती है। ग्रोस नेशनल इनकम भी इसके अंदर आती है। तो 1, 3 और 4 बी करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ होम विजिट यू कम अक्रॉस अ पेशेंट विथ अ पैच ऑन द स्किन, यानी कि हाइपोपिगमेंटेड स्किन, हाइपोपिगमेंटेड स्किन, ठीक है। सराउंडिंग स्किन लाइटर इन द कलर ऑफ इन द स्किन। ऑन टेस्टिंग विथ टिप ऑफ योर पेन द पेशेंट हैज नो सेंसेशन, यानी कि पेरिफेरल फंक्शन, सेंसरी नर्व डैमेज है। क्या हो रहा है, सेंसरी नर्व यहां पर डैमेज हो रही है, कोई सेंसेशन नहीं है। व्हाट डिजीज यू सस्पेक्ट, हाइपोपिगमेंटेशन है पेशेंट को और सेंसरी परसेप्शन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पेन टच करवा रहे हैं, उसको कोई फील नहीं हो रहा है, कौन सी कंडीशन में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, आंसर करिएगा। इसमें क्या होता है, पेरिफेरल नर्व फाइबर जो होता है वो इसमें डैमेज हो जाते हैं अगर इसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन यहां पर देखने को मिलता है, बिकॉज पेरिफेरल नर्व अफेक्ट होती है। और ऐसा किस में होता है, तो लेप्रोसी में होता है, इसमें हाइपोपिगमेंटेड स्किन की हो जाती है। कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। पहले के जमाने में लोग जो रहते हैं वो क्या करते थे, सोशल स्टिग्मा, यानी कि कोई श्राप है, किसी इसने कुछ गलती की होगी, इस वजह से ये हो रहा है, उसको लेप्रोसी हुआ है, कुछ रोग हुआ है, ऐसा करके उसको गांव से निकाल देते थे, मतलब गांव वगैरह जो भी प्लेस उनका होता था उससे अलग कर देते थे। लेकिन इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर अर्ली इसको ट्रीट किया जाए तो, अदरवाइज ये लेशन जो रहते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। रिहेबिलिटेटिव केयर आप इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द फर्स्ट लिस्ट सेकंड। देखिए ये एक इंफॉर्मेटिव है, तो आपको जो है इसका आंसर इधर उधर ढूंढने की जरूरत अगर है तो आप करिए, अगर आप मैच जो है करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। जीरोप्थेल्मिया होता है ड्राइनेस ऑफ द आई, सॉरी जीरोप्थेल्मिया ड्राइनेस ऑफ द आई हो जाता है। उसके बाद में पर्निशियस एनीमिया होता है, रिकेट्स होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में होने वाला हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। तो जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हाइपोथायरॉइडिज्म जो रहता है वो आपके जो हाइपोथायरॉइडिज्म दैट इज आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि जीरोप्थेल्मिया का रहेगा, यहाँ पे जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए यानी कि तीसरा। नेक्स्ट पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 यानी कि चौथा, ठीक है ना। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी यानी कि पहला, हाइपोथायरॉइडिज्म आयोडीन की डेफिशिएंसी से तो दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 4, 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है एवरीवन। चलिए सभी आंसर करेंगे और हाँ
इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट में देना है, और कल हम इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? बाकी अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं रिगार्डिंग एनसीएल स्टाफ नर्स तो भी आप हमें कमेंट जरूर करिएगा आपके अनुसार। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो आपको किरोशा एकेडमी की ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके के मोर एमसीक्यू पढ़ने के लिए डेली किरोशा एकेडमी से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।